गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग अपनी रिवीजन सीरीज में गुड नाइट रिवीजन सीरीज में दो लेक्चर लेके आज ले आ चुके हैं। ये जो अपना लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है। यहाँ पे आपको देखो कुछ नहीं करना है, आराम से सिंपल सा अपनी आंखों को बंद रखना है और इसके साथ इसको स्टडी करते रहना है, सोचना है। इनऑर्गेनिक आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी। अगर हम आज स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो पता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं बहुत चार ही होती हैं। एक पांचवी भी होती है जो कन्फ्यूजन में होती है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, जिसको हम एन अपॉन पी रेशियो बोलते हैं। अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें, टोटल चार होती है। एक ट्रिक होती है इनको याद करने की, AINEX। जो AINEX की बात होती है, ए फॉर होता है एटॉमिक रेडियाई, आई फॉर होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक्स फॉर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एन जो होता है इसको एन अपॉन पी रेशियो बोलते हैं, जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। सबसे पहले अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, तीन तरीके की होती है: वॉन्डर वॉल रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। वॉन्डर वॉल रेडियाई ये सब आप डिटेल में पढ़ती हो, बस आपको याद रखना है कि अगर लेंथ की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होती है वॉन्डर वॉल रेडियाई, फिर मेटेलिक, और फिर आपका कोवेलेंट। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, कोवेलेंट, फिर मेटेलिक और फिर वॉन्डर वॉल। ठीक है। अगर फैक्टर की बात करें, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पीरियोडिक एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं, उसमें पहला होता है सेल। सेल जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब घर जैसे जैसे रूम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे घर बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएंगी। दैट मीन्स सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरा होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जो सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है। तो जैसे अब देखो क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में भी, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं जो जो उस न्यूक्लियस पे लगने वाले फोर्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जब अफेक्ट करते हैं तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में भी वही कंडीशन होती है। आपको इसे थोड़ा ध्यान में रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। ठीक है। अगर हम सेम सेल में सब सेल का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस पे लगेगा, एस में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। फिर किस पे लगेगा, पी में। फिर किस में लगेगा, डी में। और सबसे कम किस में लगेगा, शील्ड आपका ये एफ में लगेगा, क्योंकि वो बहुत दूर होता है। तो जैसे जैसे हम जेड इफेक्टिव की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। आपने देखा कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो सिग्मा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। अच्छा, जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है किसी ग्रुप के लिए, आपको यह ध्यान रखना है, सॉरी पीरियड के लिए। जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज बढ़ेगी जेड इफेक्टिव कम होगा। और किसी ग्रुप के लिए जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन ए ग्रुप एंड पीरियड जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जे ये एटॉमिक रेडियाई की किसी ग्रुप में कैसे वेरी करता है, तो देखो ग्रुप में अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम ग्रुप में आते हैं नंबर ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ता है। और सेल बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ती है। सेल बढ़ने से साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। अगर वहीं हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव से, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, ग्रुप में कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है, जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट इन द ग्रुप। अगर हम थर्ड ए की बात करते हैं, तो जो थर्ड ए होता है उसमें कौन कौन, थर्ड ए का ऑर्डर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे आते साइज बढ़ती तो है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम का क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। और वहीं अगर हम डी ब्लॉक में आए तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम वाले ग्रुप में, तो आप देखोगे स्कैंडियम नीचे याट्रियम आता है, याट्रियम नीचे जर्कोनियम आता है। तो सॉरी लेंथेनम आता है। याट्रियम और लेंथेनम की साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। टाइटेनियम वाले में जर्कोनियम और हॉफनियम आता है, तो जर्कोनियम और हॉफनियम की भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल होती है। इन थोड़ी छोटी 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 बातों को आपको ध्यान रखना है, बाकी डिटेल तो आप पढ़ती हो। डिटेल के लिए जो है लेक्चर्स आपके हमारे ही चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। रिवीजन है ये, बहुत आराम से करना है आपको। अगर किसी पीरियड में बात करें हम, तो किसी पीरियड में जैसे जैसे सेल बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब साइज कम हो जाएगी किसी पीरियड में। अभी तक हमने ग्रुप में बात किया था। तो जैसे हम आ जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। इनमें तो नियॉन का साइज एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, उस पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो इसलिए आपको याद रखना है। और आयरन कोबाल्ट निकल जो होते हैं एर्थ भी, इनका अप्रोक्सीमेटली साइज क्या होता है, इक्वल होता है। दैट साइज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होती है, घटती है। और हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एक रूल लगा सकते हैं जिसका नाम है नाप रूल। नाप का मतलब होता है नेगेटिव, जिनके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ही ज़्यादा उनका साइज। फिर एटॉमिक मतलब कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। फिर आपका आता है पॉजिटिव, मतलब जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उनका साइज उतना ही कम। दूसरा एक और पॉइंट होता है जो थोड़ा ध्यान रखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उनका साइज भी कम, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और किसी भी आइसोटोप स्पीसीज के लिए अगर हम बात करें, आइसोटोप के लिए, तो जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 17Cl35 है और 17Cl37। इसमें चेक करना है आपको कि किसका साइज ज़्यादा होगा। तो 17Cl37 का ऑब्वियस सी बात है साइज ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक एनर्जी निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो किसी एक एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, दूसरा निकालोगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकालोगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो कहलाती है। लेकिन आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना वैसे वैसे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो न्यूक्लियस का आउटर सेल पे फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब फोर्स बढ़ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। पहला साइज। एक बात बताओ, साइज जितनी ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, क्योंकि साइज ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा कम, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। मतलब साइज आईपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव। आप सोचो जरा, सोना नहीं है, सोचना है ना, दोनों चीज़ों में बहुत थोड़ा सा कॉमन सा डिफरेंस है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज पे, आईपी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। ये जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही निकालना टफ होगा, हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देना ही क्या है, आईपी। जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज़्यादा आईपी होगा। थर्ड आपका होता है आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट की इन्वर्सली क्यों होता है, एक बात समझो, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आउटर इलेक्ट्रॉन उतना ही फ्री होगा, और आउटर इलेक्ट्रॉन उतना ही फ्री होगा, उसे निकालना उतना ही आसान होगा, और जितना आसान होगा एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब कि पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी। जैसे एसपीडीएफ में एस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, तो आपको पता है कि मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन कौन सी होती है, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। तो अब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो एक बात याद रखना कि ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी जहाँ से आप एप्लीकेशन से, तो आपको रिवीजन करके आराम से क्वेश्चंस भी बहुत करने हैं आपको। तो पूरे 1 घंटे में ना हम 5 से 6 लेक्चर में पूरी इनऑर्गेनिक खत्म कर देंगे, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ऐसे 1 घंटे में अपनी केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म कर देंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि सुनना है, जस्ट सेक ऑफ रिवीजन। मान के चलो कि 8 से 10 घंटे में आपकी पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। जो सिर्फ आपको रिवाइज कर लोगे तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो अगर इसी टर्न में हम अगर आगे बढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग के बाद कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर हमको उनमें चेक करना है आईपी, सिंपल सी बात है, आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अगर हम किसी ग्रुप और पीरियड में आईपी का ट्रेंड देखें तो आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, दो दो थोड़े से ऑर्डर वेरी करते हैं जो आपको याद रखने। पहला कि किसी जब साइज के होते हैं, जैसे साइज बढ़ेगा आईपी घटेगा। तो जब आप कार्बन फैमिली में आते हो ना, काशी जी सुन लें, एसएन और पीबी में, एसएन का पीबी से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पीबी में मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, इसलिए पीबी का क्या होता है, आईपी ज़्यादा हो जाता है किससे, एसएन से। याद रखना पीबी का आईपी एसएन से ज़्यादा होता है, कई बार जेई एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा आपको एक ऑर्डर याद रखना है बोरॉन फैमिली का, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है बोरॉन का, फिर टेलोरियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीरियड्स में, पीरियड्स में बहुत आसान है, एक ट्रिक है, लिव बेकॉन फनी। एक्सप्लेन करता हूँ। पीरियड में आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे आईपी बढ़ती है, इनर्ट गैस की एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम लिव की बात करें तो लिव मतलब एल, ब मतलब बोरॉन, बेरिलियम मतलब बी बे, को मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, ना मतलब नाइट्रोजन,
फ मतलब फ्लोरीन, नी मतलब नियॉन। आपको याद रखना है कि बोरॉन और बेरिलियम में बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम का होता है, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर होता है, लिव वेकॉन फनी। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए इसे और थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से सुनिए। सेकेंड आईपी के लिए एक और ऑर्डर है, आपको एग्जाम में आता है तो वहाँ निकालने नहीं जाना है, किससे इलेक्ट्रॉन निकाले, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके तब करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। दूसरा होता है आपका बिग बन फोन ली, ये होता है सेकेंड आईपी के लिए। जैसे सेकंड बे मतलब बेरिलियम, क मतलब कार्बन, ब मतलब बोरॉन, न मतलब नाइट्रोजन, फो मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन, और न मतलब नियॉन, ली मतलब लिथियम। यहाँ पे सेकेंड आईपी लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है। और ये रिवीजन सीरीज का मैं आपको जो पीडीएफ होगा, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर के एंडिंग में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगला हम आईपी एप्लीकेशन ऑफ आईपी की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है वो मेटेलिक नेचर कहलाती है। तो मेटेलिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी के। जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा आईपी उतनी ही कम, और कैटायन फॉर्मिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब किसी का मेटेलिक नेचर तभी ज़्यादा होगा जितनी तेज़ी से वो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी लास्ट बात है कि जितना ज़्यादा कैटायन बनाने की टेंडेंसी होगी, उतना ज़्यादा मेटेलिक नेचर होगा, उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी और उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एल्कली मेटल में, सिंपल सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो साइज ज़्यादा बढ़ रहा है तो आईपी क्या हो जाएगी, कम, और आईपी कम हो जाएगी तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर, मतलब अप टू डाउन। तो यहाँ पे हमने आईपी को कंप्लीट किया, और आप, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कल और अपने अगले टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।